हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मिरर के बारे में पढ़ लिया कि मिरर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और उसकी टाइप्स क्या है। सबसे पहली टाइप थी हमारी प्लेन मिरर। तो अब कुछ लेक्चर्स जो होंगे अगले हमारे वो प्लेन मिरर्स को लेकर के होंगे। प्लेन मिरर इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, यानी यहां पर हम ऑब्जेक्ट्स लेंगे और देखेंगे उनकी इमेजेस कैसे बनती है और किस तरह की इमेज बनती है हमारी। अब यहां पर हमने रिफ्लेक्शन का ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्शन जब हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन कैसे होती है और उसके लॉज, जैसे सबसे पहले इंसिडेंट रे, आफ्टर दैट नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेकर के रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर देंगे। रिफ्लेक्टेड रे उसी मीडियम में होगी जहां से इंसिडेंट रे आई है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि प्लेन मिरर एक बहुत बड़े स्फेयर का हिस्सा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इंफिनिटी। यानी उसका एक छोटा पार्ट जो हमने देखा वो में कैसा दिखता है, बिल्कुल प्लेन दिखाई देता है इस तरह से। अब इसकी जो ये वाली साइड है यहां पे कोटिंग कर रखी है दूसरी तरफ, ठीक है जी। ये सारी की सारी क्या है, हमारी कोटिंग कर रखी है। यानी प्लेन मिरर क्या हो गया। अब देखो इसमें क्या नजर आ रही है आपको, एक लेंथ नजर आएगी और एक ब्रेड्थ नजर आएगी। यहां पे लेंथ ब्रेड्थ कह लो, यहां पे इस तरह से कह लो ब्रेड्थ और हाइट कह लो, बात एक, यानी बेसिकली दो साइड्स आपको नजर आएंगी, यहां पर दो डायमेंशन नजर आएंगी, लेंथ या ब्रेड्थ कह लो आप, या लेंथ हाइट कह लो या ब्रेड्थ हाइट कह लो। तो इसको बोलते हैं हम टू डायमेंशनल, टू डायमेंशन की दो ही डायमेंशन है, एक ये डायमेंशन हो गई और एक हाइट की डायमेंशन होगी। तो टू डायमेंशनल ग्लास प्लेट, प्लेट अब टू डायमेंशनल है भाई, छोटा हिस्सा है, शीट की फॉर्म में नजर आता है तो उसे हम प्लेट बोलेंगे। टू डायमेंशनल ग्लास प्लेट या ग्लास शीट जिसकी एक तरफ हमने क्या की हुई है, रिफ्लेक्टिव कोटिंग कर रखी है और दूसरी साइड हमारे पास कैसा ट्रीट करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो प्लेन मिरर के बारे में क्या बात की गई है, प्लेन मिरर इज अ टू डायमेंशनल ग्लास शीट, टू डायमेंशन हैविंग वन साइडेड रिफ्लेक्टिव कोटिंग, यानी ये जो साइड है ये रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, रिफ्लेक्टिव कोटिंग किसकी थी, सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग हम कर देते हैं, दैट इज प्लेन मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बार बार आपको बताया जा रहा है बेटा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसके साथ साथ एक और पढ़ेंगे हम कि फोकल लेंथ भी इसकी इनफाइनाइट होती है। अभी याद कर लो, फोकल लेंथ अभी हम यहां तो नहीं बता पाएंगे, जब हम स्फेरिकल मिरर्स डिस्कस करेंगे ना वहां पे हम फोकल लेंथ की बात करेंगे। तो फोकल लेंथ भी याद कर लो, ये भी 1 मार्क है, दोनों इकट्ठे ही पूछ जाते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों क्या होते हैं, इंफिनिटी होते हैं। क्योंकि मिरर्स के केस में जब हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे तो फोकल लेंथ का रिलेशन जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ ये होता है, हाफ। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ है। अच्छा भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में तो हमें पता ही नहीं, वो तो इनफाइनाइट, इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा कि हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके हाफ को कैसे डिफाइन कर लेंगे, उसके हाफ को डिफाइन कर पाएंगे नहीं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड, उसका आधा भी क्या है आपके पास, इनफाइनाइट ही होता है। तो इसलिए प्लेन मिरर जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों क्या होंगी, इंफिनिटी होंगी। 1 मार्क का ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया ये। तो प्लेन मिरर क्या हो गया, एक टू डायमेंशनल ग्लास की शीट हो गई जिसकी एक साइड हमने क्या की हुई है, रिफ्लेक्टिव कोटिंग, और जो साइड रिफ्लेक्टिंग कोटिंग की है उसका ऑपोजिट साइड आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी अब यहां पर खड़े होकर के खुद को देखते हो और अंदर आपकी जो है वो इमेज बनती है। अब हम देखेंगे इमेज कैसे बनती है, बाय अप्लाइंग रिफ्लेक्शन लॉज हम जो है वो इमेज की फॉर्मेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम दो तरह के ऑब्जेक्ट्स लेंगे, एक हम लेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक हम लेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं डॉट से, यानी उसकी डायमेंशन, साइज ऑब्जेक्ट का इतना छोटा है कि वो आपको डॉट नजर आता है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से एक वर्टिकल एरो मार्क लगाते हैं और ये इसकी एरो मार्क जो है वो हेड साइड है और बिलो इसको बोलते हैं हम टेल साइड। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे और फिर हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे और देखते हैं कि भी इमेज कैसी फॉर्म होती है। दोनों केसेस में हम जो ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं रियल ऑब्जेक्ट। अब रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने स्टार्ट किया था, शायद आपका सेकंड लेक्चर था जहां पे हमने इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस की थी। रियल ऑब्जेक्ट मतलब मिरर के सामने एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट रखी होगी और वहां से जो इंसिडेंट रेज होंगी वो डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज होंगी। और इमेज के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। इमेज भी कैसी होती है आपके पास, दो, एक रियल और एक
वर्चुअल। रियल इमेज कैसे मिलती है? बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन। अब यहां पे रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, यानी यहां पर आपकी जो होंगी वो कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज। और वर्चुअल कैसे मिलती है? बाय डाइवर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, यानी ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो क्या करना पड़ता है? हमें उन्हें बैकड्रॉ करना पड़ता है। बैकड्रॉ करके एक पॉइंट पर मीट होती है और वो पॉइंट क्या होता है? आपका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। अभी क्लियर हो जाएगा, अभी जब हम बात करेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाए। बस थोड़ा सा डेफिनेशन ध्यान में रखो अपने कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ताकि वहां पे मुझे पहचान सके कि ये हमारे पास बिल्कुल वैसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सके कि ये रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं हम इमेजेस बनानी। हम क्या करेंगे? एक प्लेन मिरर लेंगे, ये इस तरफ शेडेड पोर्शन जो वो कोटिंग है, कैसे दिखाते हो आप? डैश डैश करके दिखा देते हो। हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट ली और ये ऑब्जेक्ट कैसी रखी है भाई? इसके सामने बिल्कुल रियल ऑब्जेक्ट रखी है। हम क्या करेंगे? यहां से एक सीधी परपेंडिकुलर एक रेज जो है वो हमारे मिरर की तरफ सीधी परपेंडिकुलर भेज देंगे, कुछ इस तरह से। ये आपके पास क्या होगा? इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला काम क्या होता है? इंसिडेंट रे को भेजना। उसके बाद क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक किया, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उस पर हम क्या ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्मल। तो यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ किया, डॉटेड। हमने देखा भाई इंसिडेंट रे भी परपेंडिकुलर थी, किस पर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। नॉर्मल भी उसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो इन दोनों में इंसिडेंट रे और नॉर्मल में एंगल क्या आ गया आपके पास? जीरो, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस भैया यहां पर जीरो आ गया। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो हमने पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, यानी यहां पर आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो आने वाला है। अब जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो है, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे हमने पढ़ा था जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आती है उसी मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे भी जाती है, यानी रिफ्लेक्टेड रे बिल्कुल इसी नॉर्मल के अलोंग ही वापस चली जाएगी। तो उसको थोड़ा ग्रीन से दिखाया हमने, ये ग्रीन आपके पास जो है वो रिफ्लेक्टेड रे। बहुत बढ़िया बात है। अब एक इंसिडेंट रे के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक रिफ्लेक्टेड रे मिल गई। हमने क्या पढ़ा था भाई? इमेज ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, तो एक तो हमें मिल गई, हमने परपेंडिकुलर भेजा था, परपेंडिकुलर ही वापस आ गई, उसकी एक्सप्लेनेशन ये रही। अब हम क्या करेंगे? एक इंसिडेंट रे किसी एंगल पर भेजेंगे, तो यहां से एक इंसिडेंट हमने किसी एंगल पर भेजी, ये सेकंड इंसिडेंट रे हो गई। अब क्या हो गया? ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। क्या ड्रॉ होगा यहां पर? परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। ये आपके पास क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर हम क्या कर देंगे? एक रिफ्लेक्टेड रे भेज देंगे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे देखो, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई और एक वो रही। अब देखो ये यहां जा रही है और ये इधर जा रही है, दूर जा रही है एक दूसरे से, क्या मीट करेंगी? नहीं मीट करेंगी। तो हम क्या करेंगे? इनको बैक ड्रॉ करेंगे। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को बैक ड्रॉ कर दिया, तो ये जो पॉइंट है अब आपका, ये पॉइंट क्या बन गया? इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस बन गया आपका। अब जब ये पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस बन गया तो अभी हमने रियल और वर्चुअली डेफिनेशन क्या की थी कि वर्चुअल इमेज में हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करती, हमें उन्हें पीछे की तरफ ड्रॉ करना पड़ता है। और अगर हम यहां से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई आ रही है। तो ये पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस आपको क्या देता है? वर्चुअल इमेज की पोजीशन, यानी यहां पर जो इमेज बनने वाली है वो वर्चुअल इमेज बनने वाली है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट उसकी इमेज, पॉइंट रियल ऑब्जेक्ट उसकी इमेज वर्चुअल इमेज। क्लियर हो गई इतनी बात? अब रियल ऑब्जेक्ट के हमने पॉइंट का देख लिया, अब हम करेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को लेकर के बात। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में हम सेम मिरर लेंगे, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट पॉइंट नहीं होगी, कुछ इस तरह से होगी। अब देखो इसमें हमें इसके हेड पोर्शन, दैट इज इसको हम डिनोट कर देते हैं एच, और ये आपके पास हो गया टेल। हेड और टेल दोनों को लोकेट करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे? हेड से दो इंसिडेंट रेज भेजेंगे, टेल से दो इंसिडेंट रेज भेजेंगे। पहले हेड से करते हैं। हेड से भाई एक इंसिडेंट रे हमने बिल्कुल परपेंडिकुलर भेजी ऐसे। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या ड्रॉ होगा? अब देखो पहले से थोड़ा सा आइडिया तो मिल गया ना हमें, इस पॉइंट पर क्या ड्रॉ होगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है क्योंकि इंसिडेंट रे भी परपेंडिकुलर थी सरफेस पर और नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है, यानी दोनों एक ही लाइन के अलोंग आ रहे हैं। जब इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर, नॉर्मल परपेंडिकुलर, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। तो रिफ्लेक्टेड रे इसी पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस आ जाएगी। तो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे हमें हेड से मिल गई, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे भी चाहिए, तो सेम काम करेंगे जैसे हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में किया था, हम एक एंगल पर दूसरी इंसिडेंट रे भेजेंगे। ये सेकंड इंसिडेंट रे हो गई।
बेटा एरो मार्क मस्ट है आपके रे डायग्राम में, हालांकि यहां पर आपको एरो मार्क दिख रहा है, फिर भी मैं एक और एरो मार्क लगा रहा हूं ताकि आप भूल ना जाओ एरो मार्क लगाने। मस्ट है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे दोनों पर एरो मार्क मस्ट आपने दिखाने हैं। पहले भी बात हो चुकी है इस बात को लेकर के कि अगर आप एरो मार्क नहीं लगाओगे तो पता नहीं चलेगा कि ये रे की डायरेक्शन किस तरफ है, किस तरफ मूव कर रही है, और उससे सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये पॉइंट आपके पास क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगेन यहां पे क्या ड्रॉ होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया। इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर, दैट इज नॉर्मल में एंगल इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतने ही रिफ्लेक्टेड एंगल पर हम क्या भेज देंगे, एक रिफ्लेक्टेड है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इन दोनों रेस को देखो रिफ्लेक्टेड, ये तो एक दूसरे से दूर जा रही है, क्या करना पड़ेगा, इन्हें बैक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट मिल गया। यहां पर क्या होने वाला है, आपका हेड होने वाला है, क्योंकि हेड से इंसिडेंट रेस थी तो रिफ्लेक्टेड रेस भी आपको क्या देंगी, हेड की पोजीशन देगी। अभी हमने टेल भी लोकेट करनी है, सेम काम टेल को लेके करेंगे। एक इंसिडेंट रे सीधी भेजी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल ड्रॉ किया, देखने भी पता चल रहा है भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। रिफ्लेक्टेड रे इसी पॉइंट को रिट्रेस करते, इसी पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस आ जाएगी। एक रिफ्लेक्टेड रे, हमें एक और चाहिए, अगेन टेल से हम क्या करेंगे, एक एंगल पर हम इंसिडेंट रे भेजेंगे दूसरी। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या ड्रॉ होगा आपके पास, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया जी, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। इतना ही क्या रहेगा आपके पास, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है आपके पास कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उतना ही एंगल लेकर के हम यहां पर एक रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर देंगे, तो ये आपके पास क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगेन देखो ये दोनों को जरा एक दूसरे से दूर जा रही है रिफ्लेक्टेड रेस, तो एक्चुअल इंटरसेक्शन तो होगी नहीं, क्या करना पड़ेगा, हम इन्हें बैक ड्रॉ करेंगे। अच्छा बैक ड्रॉ करते हुए आप ध्यान दे रहे हो, हम डॉटेड ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक्चुअल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेस हम डार्क ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। यहां अगर हमें बैक ड्रॉ करना पड़े तो वो हम डॉटेड करते हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को बैक ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट आपके पास अब क्या दे देगा, आपको टेल की पोजीशन दे देगा। तो टेल डाउनवर्ड, हेड अपवर्ड, कैसे दिखाया हमने, हेड की तरफ जो है वो ये देखो ऐसे एरो मार्क दिखाते थे, तो यहां पर हम इसी तरह से इमेज ड्रॉ कर देंगे, ये एरो मार्क बड़ा दिखा देंगे। तो ये क्या बन गई आपके पास, इमेज बन गई। अब देखो अब तो सबको पता ही होगा इस इमेज का नेचर क्या है, रियल है या वर्चुअल है। सोचो जरा माइंड में, मैं आंसर बताता हूं। ये इमेज आपकी वर्चुअल इमेज है, क्योंकि देखो बैक ड्रॉ करना पड़ रहा है ना, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है रिफ्लेक्टेड रेस की, बैक ड्रॉ करना पड़ रहा है, तो हमारे पास क्या हो गया, वर्चुअल इमेज हो गई। तो मिरर के केस में ये आपके पास हमने देखा, आप बेसिकली क्या डील करने वाले हो बेटा, आप जो है यहां पर रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करने वाले हो, इसलिए अभी इस पोर्शन में हमने रियल ऑब्जेक्ट से दिखाई है। तो रियल ऑब्जेक्ट के केस में जब भी आपने मिरर में प्लेन मिरर को लेकर के, स्पेशली प्लेन मिरर, फॉर प्लेन मिरर आपने रियल ऑब्जेक्ट ली है, तो उसकी इमेज कैसी बनी है आपके पास, वर्चुअल इमेज बनी है। तो ध्यान रखना, प्लेन मिरर जब भी उसके सामने रियल ऑब्जेक्ट रखी जाएगी तो वो उसकी वर्चुअल इमेज बनाएगा। हां, अगर आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेते हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो प्लेन मिरर इस केस में उसकी रियल इमेज बनाता है। यहां पे हालांकि इसको हम डिस्कस करेंगे, अभी प्लेन मिरर खत्म नहीं हुआ, अभी लगभग आपके 3-4 लेक्चर्स जो है वो प्लेन मिरर को लेकर के ही चलेंगे। न्यूमेरिकल्स भी जो होंगे वो प्लेन मिरर के लिए ही होंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, तो भी खत्म नहीं हुआ। यहां पे अभी हमने सिर्फ इसको डिस्कस किया, तो ये वाला पोर्शन है फिलहाल अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, पूरा रे डायग्राम बना के दिखाएंगे। यहां पर सिर्फ जो आपको इंट्रो दे दी इसकी, आप ये ना सोचो कि क्या प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, नहीं। इस स्पेसिफाइड केस में अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल दी जाती है तो उस केस में इमेज रियल बना देता है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि क्या प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, नहीं। जब भी ऑब्जेक्ट रियल है तो उसकी वर्चुअल, यानी उल्टा देगा आपको, ऑब्जेक्ट रियल है तो वर्चुअल इमेज देगा, और अगर ऑब्जेक्ट आपकी वर्चुअल दी हमने प्लेन मिरर को, तो वो उसकी रियल इमेज देता है आपको। ठीक है जी, तो ध्यान रखना हमने इसका, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं मिरर को लेकर के थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन की। यहां पर भाई प्लेन मिरर हमने कैसे बनाया था, प्लेन मिरर हमने बनाया था ग्लास की शीट को लेकर के। तो ग्लास की कुछ थिकनेस होती है, तो हम एक बार थिकनेस, थोड़ी सी मोटी थिकनेस लेकर के आपको समझाते हैं कि रिफ्लेक्शन होती कैसे है प्लेन मिरर से। हम क्या करेंगे, थोड़ी थिक शीट लेंगे, थिक शीट। अभी थिक शीट से समझाते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे होती है। हम क्या करेंगे, यहां पर एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक करवाएंगे। अब देखो ये इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक करवाए, ये जो पॉइंट है, जो रिफ्लेक्टिव कोटिंग है भैया, वो तो यहां पर है, रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं, रिफ्लेक्ट तो यहां से होगा। तो फिर यहां पे क्या होगा, हमने किससे लिया था, ये ग्लास से, और ग्लास क्या होता है आपका,
ट्रांसपेरेंट होता है, यानी वहां पे लाइट अंदर एंटर हो जाती है। जब ग्लास ट्रांसपेरेंट है, जैसे थोड़ा सा पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है, बस मैक्सिमम लाइट आपकी जो है वो इनसाइड मूव कर जाती है, नहीं ग्लास के अंदर की तरफ मूव कर जाती है, और बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट नहीं मूव करती। ये एक फिनोमिना आ जाता है आपका रिफ्रैक्शन का। जब सरफेस सेकंड मीडियम का ट्रांसपेरेंट है, यानी सेकंड मीडियम आपका जो है वो ट्रांसपेरेंट है, उस केस में क्या होगा, हमारी जो रे है वो सेकंड मीडियम में एंटर कर जाती है, और जब सेकंड मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से कुछ डेविएट होती है, यानी मुड़ती है थोड़ा अपने पाथ से। यानी ये देखो, ये कुछ इस तरह से मूव करेगी अंदर, बहुत स्लोली दिखाया आपको, एक बार दोबारा देखो, ये आगे इस तरफ मूव कर रही थी, लेकिन यहां मूव ना करके थोड़ा सा बेंड हो गई इस तरफ। इसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे। अब जाके टकराई है ये रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ। अब जब रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ टकराई है तो यहां पर नॉर्मल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर ये वापस आ जाएगी। ये यहां पर आप देख रहे हो, ये यहां पर रिफ्लेक्शन हुई है। थिक लेकर के समझाने की कोशिश की है, हालांकि इसकी एक अलग वीडियो रहेगी कि एक्चुअल में अगर हम जो ग्लास की शीट ले रहे हैं वो थिक शीट ले तो उससे एक इमेज नहीं मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। वो प्रॉपर पूरी एक वीडियो है उसके ऊपर, उसमें हमने बात कर रखी है। अब यहां पर ये रिफ्लेक्शन हो गई, अगेन ये सरफेस आया आपके पास, यहां से फिर से दूसरे मीडियम में जा रही है रे, मीडियम चेंज हो रहा है, और सेकंड मीडियम भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है। यहां से आप लेके चलो कि ये हमारी एयर है, तो ये रे अगेन अपने सेम पाथ पर मूव नहीं करेगी, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, कुछ ये इस तरह से ये बेंड हो गई। तो ये रिफ्लेक्शन ऐसे हुई है, अकेली रिफ्लेक्शन नहीं हुई, ये यहां पर जो है ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, यहां पर रिफ्रैक्शन हुई है, और जहां पे कोटिंग थी, रिफ्लेक्टिव कोटिंग थी, वहां पर रिफ्लेक्शन हुई है। तो अगर ऐसा हो तो हमें देखो, हमें दिख रहा है कि भी ये इंसिडेंट रे का पॉइंट जो है अलग है और रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट अलग है, लेकिन दिखाते तो हम एक ही जगह पे हैं। वो इसलिए एक ही जगह पर दिखाते हैं कि एक्चुअल में जो मिरर्स बनाए जाते हैं वो मिरर थिक शीट के नहीं बनाए जाते, वो मिरर्स बनाए जाते हैं थिन शीट के। अब जैसे आप इसको थिन लो तो देखो जरा, ये जब आगे की तरफ आएगा तो अंदर की जो ये रिफ्रैक्शन हो रही है ये आपको उतनी दिखाई नहीं देगी। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये वाले सरफेस के ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये एक दूसरे के बहुत क्लोज लाई करते हुए दिखते हैं, क्योंकि जितनी इसकी डेप्थ होगी उतना ही आगे जाके टकराएगी और वहीं से उतना ही दूर जाएगी। सपोज इसकी डेप्थ और ज्यादा होती तो यहां टकराती, फिर यहां से इधर आती और ये ऐसे जाती, तो कितना दूर हो जाता। तो जैसे जैसे हम थिकनेस कम करते जाएंगे, ये जो दूरी है इंसिडेंट रे की और रिफ्लेक्टेड रे की, ये कम होती जाएगी, और ऐसा लगेगा कि एक ही पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे अब सपोज हम क्या करें, अब हमने थिन ग्लास की शीट ली है, थिन शीट, इसके केस में अब इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी। अब इसके अंदर कोई ज्यादा दूरी नहीं है, अंदर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना, और ये यहीं से ही आपको जो है वो रिफ्लेक्टेड होती हुई नजर आ रही है। ये रिफ्लेक्टेड रे और ये आपकी क्या हो गई, इंसिडेंट रे। तो इस चीज से बचने के लिए, ये जो दिख रहा है, इससे बचने के लिए जो ग्लास से मिरर बनाए जाते हैं, वहां पे जो ग्लास शीट ली जाती है वो ग्लास शीट थिन शीट ली जाती है। तो आप जितने भी अपनी रियल लाइफ में मिरर्स देखते हो वो थिन ग्लास की शीट के होते हैं। अभी वीडियो आगे आएगी आपकी जहां पे हम थिक ग्लास शीट से, प्रॉपर एक क्वेश्चन है और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मिस नहीं करना उस वीडियो को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के अकॉर्डिंगली, क्योंकि वहां पे मल्टीपल इमेजेस बनती हैं और पूछा जाता है कि बताओ कौन सी इमेज सबसे ज्यादा ब्राइट है और कितनी इमेजेस बनती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर उस वीडियो में ही मिलेगा। तो अभी तक आप क्या लेके चल रहे हो, जो प्रैक्टिकल हम मिरर्स लेते हैं यहां पर, वो मिरर्स कैसे बनाए जाते हैं, आपके थिन ग्लास शीट के बनाए जाते हैं। क्योंकि थिक ग्लास हमने एग्जांपल लिया सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एक्चुअल में ये रिफ्लेक्शन हो कैसे रही है। ठीक है जी, इस लेक्चर में इतना ही।